हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, एलटी इंग्लिश के सिलेबस का एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये है फिक्शन। फिक्शन का नेम है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बाय विलियम गोल्डिंग। ये पोस्ट मॉडर्न एज का फिक्शन है जो 1954 में पब्लिश हुआ और विलियम गोल्डिंग जो कि ब्रिटिश राइटर हैं और नोबेल प्राइज़ विनर हैं। ये नॉवेल एकेडमिक लेवल पर ग्रेजुएशन में और पीजी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में चलता है, तो उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। और एलटी इंग्लिश के सिलेबस के हिसाब से मैंने इसे दोनों एग्ज़ाम, जो प्रीलिम्स हैं वो और जो मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए भी, दोनों के पर्सपेक्टिव से मैंने इस लेक्चर को लिया है और मैं इसे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि इससे नॉवेल के जितने भी इन्स एंड आउट्स हैं वो सारे आपको क्लियर हो जाएं। किसी भी स्टूडेंट को किसी बुक को कंसल्ट ना करना हो, एक ही बार में लेक्चर को सुनने के बाद इस लेक्चर से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उसके ब्रेन में अपना प्लेस बना ले। ये मेरा पर्पज़ रहेगा आज के डिस्कशन का। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम ऑथर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो बैकग्राउंड है ऑथर की, वो बैकग्राउंड इस नॉवेल में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है राइटर का। चूंकि इन्हें नाइट की उपाधि भी मिली थी इसलिए इनके नाम से पहले सर लगा है। विलियम जेरोल्ड गोल्डिंग ये कंप्लीट नेम है राइटर का। ये ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, प्लेराइट भी थे और पोइट भी थे। इनका जो डेट ऑफ बर्थ और ईयर है दैट इज 19 सितंबर 1911 इंग्लैंड। कब बॉर्न हुए थे? 19 सितंबर 1911 को। और जो डेट ऑफ डेथ है वो देखिए 19 जून। डेट सेम है, मंथ डिफर करता है। 19 जून 1993। इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान देना है। इनका जो डेब्यूट नॉवेल था, डेब्यू कहते हैं हम, इनका जो डेब्यू नॉवेल था वो था लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। डेब्यू का सिंपल सा मतलब होता है फर्स्ट, ओपनिंग। जो ओपनिंग नॉवेल था, सबसे फर्स्ट नॉवेल था, उसका नाम है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज और ये 1954 में आया था। इस नॉवेल ने विलियम गोल्डिंग को बहुत ही फेमस कर दिया। इसके बाद लाइफ टाइम की बात करें तो विलियम गोल्डिंग रोट 12 नॉवेल्स, कई सारे प्लेज लिखे और पोइम्स भी लिखी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से अब जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं विलियम गोल्डिंग की लाइफ से कंसर्न, कि ही हिमसेल्फ वॉज ए टीचर एट अ बॉयज स्कूल। बॉयज स्कूल में वो खुद एक टीचर थे, तो यंग बॉयज़ की क्या साइकोलॉजी होती है इससे वो वेल फेमिलियर थे, बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने बच्चों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया था और वो जानते हैं अगर बच्चों को अपने ऊपर छोड़ दिया जाए, उनके बीच में डिसिप्लिन ना हो तो वो क्रूअल हो सकते हैं, अनकाइंड हो सकते हैं एक दूसरे के प्रति। ये इस नॉवेल में दिखाई देता है, उनका ये एक्सपीरियंस। ये जो एक्सपीरियंस है राइटर का, उसने इस वर्क को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। एक तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि ही हिमसेल्फ वॉज ए टीचर, तो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी उन्हें बहुत अच्छे से पता थी। दूसरी चीज़ ये है कि विलियम गोल्डिंग ने हिमसेल्फ ही सर्व्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रहे थे नेवी वगैरह में, तो उन्हें बहुत अच्छे से वॉर के फ्रंट लाइन के क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं ये भी बहुत अच्छे से पता थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइमलाइन है 1939 से 1945 तक। इसके दौरान ही ये नॉवेल लिखा गया था। इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, इनके बाद, इन एक्सपीरियंसेस को गेन करने के बाद, इसके बाद 1945 के बाद विलियम गोल्डिंग ने ये नॉवेल लिखना स्टार्ट किया था और 1954 में जाके पब्लिश हुआ था। इस युद्ध के दौरान विलियम गोल्डिंग ने वायलेंस देखा, डिस्ट्रक्शन देखा वेपन्स के द्वारा। आपने देखा होगा जो एटम बम वगैरह था उसका यूज इसी में किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उससे कितनी बर्बादी हुई ये भी देखा। इन सब चीज़ों ने शेप्ड हिज बिलीफ, एक विश्वास उनके अंदर कायम कर दिया कि ईविल एग्जिस्ट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स।
इंसान सभी के अंदर बुराइयां होती हैं। आप समझ रहे हैं, बाहर से हम कैसे भी बिहेव करें, पर अगर समय मिलेगा तो हमारी बुराई भी निकल कर बाहर आ जाती है। ये सभी में पाई जाती है बुराई, सभी ह्यूमन बीइंग्स में। विलियम गोल्डिंग ये बिलीव करते थे कि जो लॉ है, कानून, जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है, जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना सिखाया जाता है, और सेल्फ कंट्रोल, चीज़ें खराब लगें तो आप बेकाबू ना हो जाएं, अपने पे कंट्रोल रखें, ये सब चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं ताकि ह्यूमन बीइंग्स अपने बुराई को काबू कर सकें। और अपनी बुराइयों पर कैसे काबू पाया जा सकता है? जो कानून होते हैं वो आपको अलाउ नहीं करते हैं, जो डिसिप्लिन आपको सिखाया जाता है, रूल्स रेगुलेशंस, उनकी वजह से आपकी बुराइयां निकल कर बाहर नहीं आ पाती। उन्होंने ये भी कहा, ये जो आइडियाज़ हैं इनको बहुत स्ट्रांगली दिखाया अपने नॉवेल्स में। अब ये ध्यान रखना है आपको कि उनको बुकर प्राइज भी मिला था, जो फिक्शन के लिए मिलता है। कब मिला? 1980 में मिला। नोबेल प्राइज भी मिला विलियम गोल्डिंग को लिटरेचर में, और कब मिला? 1983 में मिला। और नाइटहुड की उपाधि भी मिली, और वो कब मिली? 1988 में। तो आप ध्यान दिया, बुकर प्राइज 1980, नोबेल प्राइज 1983, और नाइटहुड का टाइटल मिला 1988। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अब इस नॉवेल से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं आपके साथ। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये इस नॉवेल का नेम है, और ये विलियम गोल्डिंग ने लिखा है। ये पब्लिश कब हुआ था? ध्यान दीजिए, 1954। 1954 में ये पब्लिश हुआ था। एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो नॉवेल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये इंस्पायर्ड है एक दूसरे नॉवेल से, और उस दूसरे नॉवेल का नाम है द कोरल आइलैंड। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, द कोरल आइलैंड के। ये भी बताऊंगा क्या समानताएं हैं द कोरल आइलैंड में और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में, और क्या डिफरेंसेस हैं। क्या ज़रूरत पड़ी कि कोरल आइलैंड को पढ़ने के बाद, विलियम गोल्डिंग ने खुद पढ़ा उसे, क्योंकि इनके नॉवेल से 100 ईयर्स पहले लिखा गया था वो नॉवेल। तो उसको पढ़ने के बाद इन्हें क्या लगा, इन्होंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि जो दिखाया गया है द कोरल आइलैंड में, बच्चों की साइकोलॉजी इससे बिल्कुल अलग होती है। मैं चाहता हूँ कि जो रियल साइकोलॉजी बच्चों की होती है उस पर आधारित, इंस्पायर्ड होकर इसी नॉवेल से एक नया नॉवेल लिखूँ। तो ये जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, ये पब्लिश हुआ था 1954 में, और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये उनका डेब्यू नॉवेल है, फर्स्ट नॉवेल है विलियम गोल्डिंग का। इसमें क्या दिखाया है? कुछ यंग ब्रिटिश बॉयज़ दिखाए हैं जो एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब बॉम्बिंग वगैरह हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे टाउन से, विलेजेस से जो बॉयज़ थे, जो टीनेजर्स थे, उनको इवैक्यूएट किया गया, उनको इकट्ठा किया गया, और एक सेफ प्लेस पर, जहां पर बॉम्बिंग ना हो, ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा था। तो इसमें भी जो टीम, जो यंग बॉयज़ रहते हैं, उनको ऐसे ही एक सेफ प्लेस पर ले जाया जा रहा होता है एडल्ट्स के द्वारा। लेकिन वो प्लेन जो रहता है हिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक आइलैंड पर गिर जाता है, और वहाँ पर जितने एडल्ट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, सिर्फ कुछ यंग बॉयज़ बचते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट सुनते रहिएगा अच्छे से। जब ये लोग एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर इनके साथ कोई एडल्ट नहीं बचता है, सिर्फ ये यंग बॉयज़ ही बचते हैं उस आइलैंड पर, यही सेफ बच पाते हैं, बाकी सभी की डेथ हो जाती है। अब उस आइलैंड पर ये रूल करने की कोशिश करते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं और सोचते हैं वहाँ पर लाइफ कंटिन्यू रहे। धीरे धीरे बहुत सारे बॉयज़ में आपस में डिफरेंसेस हो जाते हैं, वो वायलेंट हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति, और उनकी आदतें अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। ये इंट्रोडक्शन था इस नॉवेल का। इस नॉवेल में मेन आइडिया राइटर क्या प्रेजेंट करना चाहता है, ध्यान दीजिएगा। विलियम गोल्डिंग बताते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे आर नॉट ऑलवेज गुड, वो हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उनका नेचर, उनका टेम्परामेंट बदलता रहता है, और अगर विदाउट रूल्स वो रूल्स को फॉलो ना करें तो वो क्रूएल हो जाते हैं। ये रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, कानून हैं हमारे, जो हमें कंट्रोल में रखते हैं। ये मेन आइडिया है इस नॉवेल के पीछे।
अब ये बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है, जो मैंने कोरल आइलैंड वगैरह के बारे में आपको बताया, वो सब इस बैकग्राउंड में मैं आपको बताने वाला हूँ। विलियम गोल्डिंग एक स्कूल टीचर थे, तो उनके एक्सपीरियंसेस ने, वो एक्सपीरियंसेस जो स्कूल में उन्होंने गेन किए, उन्होंने इस नॉवेल को शेप किया है। रॉयल नेवी ज्वाइन की थी, ये ब्रिटिश की नेवी थी, इसको भी ज्वाइन किया था उन्होंने। तो इन्हें वॉर के एक्सपीरियंसेस थे बहुत अच्छे से, वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने फाइट भी की थी नेवी सोल्जर के रूप में। उन्होंने वायलेंस को अपनी आंखों से देखा था, डिस्ट्रक्शन को अपनी आंखों से देखा था, क्लोजली, बहुत करीब से। ये सब चीज़ें जो थी, इससे उन्होंने बहुत कुछ सोचा कि ह्यूमन नेचर वास्तव में होता कैसा है, स्पेशली यंग बॉयज़ का या पीपल का। इन एक्सपीरियंसेस को उन्होंने इस नॉवेल में दिखाने की कोशिश की है। अब जो इंस्पिरेशन की बात मैंने की थी कि एक नॉवेल था जिसका नाम था द कोरल आइलैंड, ये बच्चों की बुक है द कोरल आइलैंड, इसके बारे में बात करता हूँ। और जब मैंने कहा कि ये चिल्ड्रन का फिक्शन है, तो इस बुक ने विलियम गोल्डिंग को बहुत इंस्पायर किया था। द कोरल आइलैंड ये बुक 1857 में पब्लिश हुई थी या लिखी गई थी, जो भी है, 1857 में ये बुक मानी जाती है। और किसने लिखी थी? उनका नाम था R.M. बैलेंटिन, BALLANTINE। लिखा होगा, इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होगा। यस, इट इज गिवन हियर। ये जो बुक है द कोरल आइलैंड, इसका पूरा नेम है द कोरल आइलैंड, ए टेल ऑफ द पैसिफिक ओशन। ये कहानी पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड की है। और ये जो आप पढ़ रहे हैं नॉवेल, जो आपके सिलेबस में है इस समय, ये नॉवेल भी, इसकी सेटिंग पैसिफिक ओशन में ही एक आइलैंड में रहती है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की। तो ध्यान दीजिए, ये बुक दिखाती है कैसे जो बच्चे रहते हैं वो पोलाइट रहते हैं स्टार्टिंग में और सिविलाइज्ड रहते हैं। ये कोरल आइलैंड में है। कोरल आइलैंड में जो कैरेक्टर्स हैं, जो यंग बच्चे हैं, वो बहुत पोलाइट रहते हैं, बहुत सिविलाइज्ड रहते हैं, बहुत जेंटली बिहेव करते हैं। गोल्डिंग ने जब पढ़ा इस नॉवेल को, इस टेल को, कोरल आइलैंड को, उन्हें लगा अरे ये तो बहुत अनरियलिस्टिक है, रियलिटी में ऐसा तो होता ही नहीं है, बच्चों को मौका मिले तो वो तो बहुत उपद्रवी हो सकते हैं। तो उन्हें लगा कि ये रियलिस्टिक नहीं है जो दिखाया है कोरल आइलैंड में R.M. बैलेंटीन ने। इसीलिए विलियम गोल्डिंग चाहते थे कि वो वास्तव में दिखाएं कि बच्चे कैसे होते हैं, जब उन्हें रियल लाइफ में मौका मिलता है तो वो रियल लाइफ में कैसे बिहेव करते हैं। इसीलिए विलियम गोल्डिंग ने ये नॉवेल लिखा, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोरल आइलैंड की, चूंकि यहाँ पर नोट्स उसमें दिए हुए हैं ताकि आपको याद रहे। कोरल आइलैंड पर से इंस्पायर्ड है विलियम गोल्डिंग का ये नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। तो ये जो कोरल आइलैंड है, ये एक नॉवेल है, 1857 में लिखा गया था। ये स्कॉटलैंड के राइटर हैं जिनका नाम है R.M. बैलेंट। ये वन ऑफ द फर्स्ट स्टोरीज है, उस समय बच्चों के बारे में स्टोरीज लिखी जाती थी, चिल्ड्रन के बारे में, जिसमें चिल्ड्रन कैरेक्टर्स होते थे, वही हीरोज होते थे, यंग रीडर्स के लिए लिखी जाती थी। तो इस तरीके की ये सबसे पहली स्टोरी का एग्जाम्पल है। इस स्टोरी में क्या रहता है, कोरल आइलैंड में 3 बॉयज़ की कहानी है, 3 बॉयज़ की कहानी है, जो एक शिप एक्सीडेंट में बच जाते हैं और फंस जाते हैं, गेट स्टक, फंस जाते हैं एक स्मॉल आइलैंड पर। वो आइलैंड कहाँ है? साउथ पैसिफिक ओशन में है, वहाँ फंस जाते हैं। ये बुक बताती है उन 3 बॉयज़ के एडवेंचर्स के बारे में। ये भी बताती है कि कैसे करके वो उस आइलैंड पर रहते हैं और अपने आप को जीवित रखते हैं रेस्क्यू होने से पहले। अब आप बैकग्राउंड समझ गए होंगे इस नॉवेल की, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की। अब ध्यान दीजिए, ये कोरल आइलैंड के कैरेक्टर्स हैं, बॉयज़ हैं, और ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो आपके सिलेबस में है, इसके कैरेक्टर्स हैं। कोरल आइलैंड में जो बॉयज़ रहते हैं वो हैप्पी बॉयज़ रहते हैं, चीयरफुल बॉयज़ रहते हैं, यहाँ डरे रहते हैं, वो बीस्ट वगैरह से डरे रहते हैं। इन्हें पता भी नहीं होता कि कोई रेस्क्यू करने आएगा या उन्हें नहीं आएगा, वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। वो बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं वहाँ आइलैंड पर, और बहुत पीसफुली, एक दूसरे से किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। जबकि इस नॉवेल में, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में, फियर है उनके मन में और एक दूसरे के लिए वायलेंस भी है, जेलसी भी रहती है एक दूसरे के प्रति। ध्यान दीजिए, एडल्ट्स वैल्यूज, उन्हें जो वैल्यूज सिखाई गई हैं उन वैल्यूज को वो रेस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ किसी तरीके की कोई वैल्यूज नहीं है। वो किन्हीं डिसिप्लिन को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। दे आर आउट ऑफ कंट्रोल।
अब बात करते हैं टाइटल की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपको जानना कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये टाइटल क्यों रखा है विलियम गोल्डिंग ने, इसकी बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो टाइटल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, इसका मतलब होता है बील्ज़ेबब। बाइबल में अगर देखा जाए तो बाइबल ओरिजिनली हेब्रू लैंग्वेज में लिखी हुई है, और उसमें जो बील्ज़ेबब एक सैटनिक कैरेक्टर का जिक्र है, उस बील्ज़ेबब का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इसीलिए उसी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर उसका नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इन्होंने उस डिमोन के नाम पर ही, जिसका नाम बील्ज़ेबब था, बाइबल में जिसका जिक्र है, उसी के नाम पर इस नॉवेल का नाम रखा लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। आप समझ गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस कैरेक्टर के थ्रू या इस टाइटल के थ्रू विलियम गोल्डिंग दिखाना चाहते हैं ईविल को, प्राइड को और वॉर को। इन तीनों के इफेक्ट्स लाइफ में क्या होते हैं, ये दिखाना चाहते हैं अपने टाइटल के थ्रू ही। ये जो टाइटल है ये बताता है कि जो बुराई है वो सभी ह्यूमन बींग्स में इनबॉर्न होती है, सभी के अंदर होती है। अब ये टाइटल के जिक्र मैंने बताया, यहाँ पर जो सटन एक कैरेक्टर है जिसे बील्ज़ेबब भी कहते हैं हेब्रू लैंग्वेज में, इंग्लिश में आप लोग सटन के नाम से जानते हैं, और पैराडाइज लॉस्ट में आप सब ने पढ़ा है। हेब्रू लैंग्वेज में जो बाइबल लिखी गई है उसमें बील्ज़ेबब है ये कैरेक्टर, सटन को वहाँ बील्ज़ेबब कहा गया है, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ये नाम जो टाइटल के रूप में गोल्डिंग ने यूज किया है अपने नॉवेल में, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ऑथर एक सिंबल के रूप में यूज करना चाहता था कि बुराई सभी के हृदय में रहती है। जो क्रूअल और सैबेज तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, समझ जाइएगा अच्छे से कि जब परिस्थितियां मिलती हैं, इनडिसिप्लिन लोग हो जाते हैं, तो वो ऐसे ही सैबेज जंगली रूप में बिहेव करते हैं। और ये बुराइयां सभी के अंदर होती हैं। जो डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं वो अपनी पे कंट्रोल कर लेते हैं बुराइयों पर। पब्लिकेशन हिस्ट्री की बात करें तो जैसे मैंने बताया आपको 1954 में ये पब्लिश हुआ था, लेकिन पब्लिश होने से पहले बहुत सारी बाधाएं आई थी इसके साथ। और जैसे मैंने जेन ऑस्टिन को जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि उनका जो नॉवेल था प्राइड एंड प्रेजुडिस, उस प्राइड एंड प्रेजुडिस के पब्लिश होने से पहले उन्होंने उसका नाम दूसरा रखा था, फर्स्ट इंप्रेशंस। बिल्कुल वैसे ही जब ये नॉवेल ओरिजिनली लिखा गया था तो इस बुक का नाम रखा गया था स्ट्रेंजर्स फ्रॉम विद इन। ये टाइटल विलियम गोल्डिंग ने सजेस्ट किया था पब्लिश होने से पहले, लेकिन जब इसको पब्लिकेशन के लिए भेजा तो पब्लिशर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया। आपको ध्यान दीजिए कि कुछ क्रिटिक्स ने कुछ पब्लिशर्स ने तो इसे ये भी कहा, कुछ एडिटर्स, हर पब्लिशर के पास कुछ एडिटर्स होते हैं जो एडिट करते हैं बुक को, जो चेक करते हैं, वही बताते हैं पब्लिकेशन के लिए ठीक है या नहीं है। तो कुछ एडिटर्स ने इस बुक को रबिश कह दिया था, अर्थात ये पब्लिश होने के लायक नहीं है, इट इज रबिश। एक पब्लिकेशन हाउस था जिसका नाम था फेवर एंड फेवर। इस पब्लिकेशन हाउस ने इसे बाद में एक्सेप्ट किया पब्लिकेशन के लिए, लेकिन उसके जो एडिटर थे चार्ल्स मॉन्टेथ, इन्होंने विलियम गोल्डिंग के साथ बैठकर इसको रिवाइज किया। इसकी स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डिस्क्रिप्शन था लंबा चौड़ा दिया हुआ, उन सबको हटाया। जो कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन था उनको भी बहुत शॉर्ट किया चार्ल्स मॉन्टेथ ने। तब जाकर ये बुक पब्लिश होने के लायक बनी। यहाँ दिया हुआ है, स्टार्टिंग में न्यूक्लियर वॉर की बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ था, उसको रिमूव कर दिया एडिटर ने। सिमोन एक कैरेक्टर है, उसको गॉड लाइक दिखाया गया था, उसको भी रिड्यूस कर दिया, हटा दिया। इस तरीके से बहुत सारी एडिटिंग की गई इस नॉवेल में, और इस नॉवेल का नाम चेंज किया गया, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज रखा गया। और पहले क्या नाम था? स्ट्रेंजर्स फ्रॉम विद इन, पब्लिश होने से पहले, आपको ध्यान रखना है। तब जाकर ये 1954 में ये नॉवेल पब्लिश हुआ। अब इस नॉवेल की सेटिंग के बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिए, इस नॉवेल की कहानी कहाँ पर सेट है, किस प्लेस पर सारे एक्शन टेक प्लेस करते हैं। जो स्टोरी है इस नॉवेल की, वो एक ऐसे आइलैंड पर होती है, एक्शन ऐसे आइलैंड पर दिखाया गया है जो अनइनहैबिटेड है, नोबडी लिव्स देयर, वहाँ कोई नहीं रहता है।
निर्जन है। तो ध्यान दीजिएगा, लोगों से निर्जन है। ऐसे आइलैंड पर कहानी है इसकी। उस आइलैंड पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ रहती हैं, क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में देखें। वहाँ बीचेस हैं, चूंकि आइलैंड है तो बीच तो होंगे ही होंगे। जंगल हैं, वहाँ पेड़ हैं बहुत बड़े बड़े, माउंटेन्स पहाड़ हैं, और जंगली सुअर हैं जिनको मार के वो खाते होते हैं। ये चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं उस आइलैंड पे। इंसान नहीं है, अनइनहेबिटेड है। और टाइम सेटिंग क्या है? ड्यूरिंग अ वॉर, शायद वर्ल्ड वॉर सेकेंड के, वर्ल्ड वॉर थर्ड लिखा यहाँ पर, ठीक है। इसको वो इमेजिन कर रहे हैं अपने मन में, अपने मन में इमेजिन कर रहे हैं राइटर। तो ड्यूरिंग अ वॉर, वॉर के दौरान की कहानी है इसमें। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की ही कहानी के बैकग्राउंड में ये लिखा गया है। ये हो सकता है बाई मिस्टेक यहाँ पर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ क्या था, ये आप ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान क्या हुआ था। बहुत सारे बच्चे इस बॉम्बिंग के डर से कि इन बच्चों की लाइफ खराब ना हो जाए, ये मारे ना जाए, इनोसेंट बच्चे, तो उस बॉम्बिंग के इफेक्ट की वजह से बहुत सारे बच्चों को सेफर प्लेस पर भेजा गया था। छोटे छोटे टाउन्स में, रूरल एरियाज में सेफ प्लेस पर भेजा गया था, क्योंकि ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि ये छोटे छोटे विलेजेस वगैरह जो हैं, यहाँ पर बॉम्ब्स नहीं गिराई जाएंगे। इसीलिए ये बच्चे जो रहते हैं, इनको भी एक सेफर प्लेस पर भेजा जा रहा होता है बॉम्बिंग से बचाने के लिए, इनकी लाइफ को सेफ रखने के लिए। तभी इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत छोटे में इस सेटिंग को बताया गया है कि क्या क्या है उस आइलैंड पर, कैसी कैसी जगह पर ये नोबेल का जो एक्शन है वो टेक प्लेस करता है। मैं आपको रीड करके एक एक चीज समझाऊंगा ताकि आपको पूरी बैकग्राउंड आपके ब्रेन में बन सके कि इस नॉवेल की कहानी का क्या बैकग्राउंड है, क्या सेटिंग है, कैसी जगह वो बच्चे पहुंचते हैं वास्तव में। तो ध्यान दीजिए, जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये नॉवेल है, यहाँ पर कुछ बच्चे जो रहते हैं वो एक ट्रॉपिकल, बहुत गर्मी जहाँ पड़ती है, ऐसे एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वो आइलैंड कहाँ है? पैसिफिक ओशन में है। उनका प्लेन जो है शॉट डाउन हो जाता है किसी गन के द्वारा, ठीक है। जब वो वहां पहुंचते हैं उस आइलैंड पर, देखते हैं कि दे आर द ओनली पीपल, उनके अलावा वहां और कोई नहीं रहता है। और उनके साथ जो ग्रोन अप्स लोग थे, उन सब की डेथ हो चुकी होती है। वहां पर बीच है, एक लगून, छोटा सा तालाब है जो उसमें सॉल्टी वाटर है, और कोरल रीफ आइलैंड है वहां पर। ये कोरल रीफ वगैरह आइलैंड्स होते हैं, छोटे छोटे से रीफ से या मोतियों की तरह कुछ रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस कोरल रीफ से दूर अगर देखा जाए पैसिफिक ओशन में, वहां पर उस बीच के पीछे वहां पर जंगल रहते हैं बहुत बड़े बड़े, माउंटेन्स भी हैं, पिंक कलर की रॉक्स हैं वहां पर, कुछ फ्रूट्स के ट्रीज भी हैं, बनाना का जिक्र किया गया है वहां पर, इस तरीके के ट्रीज भी हैं वहां पर फॉरेस्ट में। और वहां बटरफ्लाइज दिखाई गई हैं, बर्ड्स दिखाई गई हैं, और जंगली पिग्स दिखाए गए हैं। दिखाया गया है कि आइलैंड बहुत सुंदर है, लेकिन वेदर वहां का एक्सट्रीमली हॉट, बहुत गर्म है। दोपहर के समय वो कोरल रीफ्स वगैरह जो हैं वो जलने लगते हैं, जो तैरते हैं रीफ्स वगैरह वहां पर, वो जलने लगते हैं। जहां उनका प्लेन गिरा होता है वहां पर ऊपर से उस जंगलों के बीच में, वहां पर पेड़ जो थे गायब हो जाते हैं, उतनी देर, उतने बीच की वो शाखाएं गायब हो जाती हैं, तो वहां एक स्कार बन जाता है जंगल में, और जहां से एरोप्लेन उनका क्रैश हुआ था, नीचे जमीन पर गिरा था। तो वहां के ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गए हैं और प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। हमें ये नहीं बताया जाता है कि ये स्टोरी किस ईयर में टेक प्लेस करती है, लेकिन हम ये अंदाज़ा मार लेते हैं कि इमेजिनरी फ्यूचर में ये कहानी टेक प्लेस करती है। इसीलिए वो वहाँ पर मैंने आपको बताया था वो वर्ल्ड वॉर 3 लिखा था, सिर्फ इसीलिए, क्योंकि राइटर ये बिलीव करता है कि आने वाले समय में ऐसा एक इमेजिनरी, ऐसी घटनाएं वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान हो सकती हैं। और तब जब न्यूक्लियर वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो हमारे पास जरा सा एग्जाम्पल है हिरोशिमा और नागासाकी का, लेकिन राइटर ये बिलीव करता है, ये इमेजिन करता है कि आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। और जब वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो उसमें फेस टू फेस लड़ाई ना होकर न्यूक्लियर वॉरहेड्स के थ्रू ही लड़ाई होगी, जिसमें एटम बॉम्ब्स गिराई जाएंगे एक दूसरे के ऊपर,
और पूरा यूरोप जो है लगभग नष्ट हो जाएगा। इसमें एक करेक्टर रहता है पिगी, वो कहता है कि बहुत सारे एडल्ट जो हमारे साथ थे अब वो नहीं है, वो मारे गए हैं। जो बॉयज रहते हैं इस प्लेन में, द बॉयज इन द प्लेन दैट वॉज शॉट, वो प्लेन जो शॉट डाउन कर दिया गया था वो एक सेफर प्लेस पर ले जा रहे होते हैं युद्ध से दूर। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को इमेजिन करके ये नॉवेल लिखा गया है। वो जो ऊपर लिखा हुआ था नोट्स में बिल्कुल सही था, थर्ड वर्ल्ड वॉर को इमेजिन करके लिखा गया है कि जिस वॉर में जो लड़ाई होगी वो बॉम्ब्स के जरिए होगी, एटम बॉम्ब्स के जरिए होगी। ये सेटिंग है इस नॉवेल की। इन कंडीशंस में कहानी आगे बढ़ती है। आपने ये कंडीशंस बहुत अच्छे से समझ ली होंगी, देख ली। अब बात आते हैं प्लॉट के ऊपर, और ध्यान दीजिएगा ये इसका जो प्लॉट कहानी है वो 12 चैप्टर्स में है, और मैं आपको एक एक चैप्टर की समरी आपको बताऊंगा ताकि आप पूरा डिटेल में समझ सके। शॉर्ट की बात कहीं नहीं है, क्योंकि अब बात प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी है, या जो एकेडमिक लेवल पे जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में ये नॉवेल प्रेस्क्राइब्ड है वो भी अगर इसे देखें तो हर चीज़ को अच्छे से समझ जाए। प्लॉट समरी की बात करते हैं। अब इस नॉवेल की कहानी क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट होता है ये नॉवेल, एक प्लेन है जिसमें कुछ बॉयज़ ले जाए जा रहे हैं। वो प्लेन क्रैश हो जाता है एक आइलैंड के ऊपर। उसमें केवल बॉयज सर्वाइव करते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। एक रेल्फ बॉय रहता है, एक पिगी रहता है बॉय, उन्हें एक कॉन्च मिल जाता है, शंख टाइप का मिल जाता है। अगर आप देख रहे हो तो ये शंख होता है, पंडित जी के पास आपने देखा होगा, पूजा करते समय वो बजाते हैं। रेल्फ उस कॉन्च को बुलाता है, उस कॉन्च को खूब जोर से ब्लो फूंक कर बजाता है, और इस उद्देश्य से बजाता है उसे कि जो जो इसकी आवाज़ सुनेगा वो उसके पास आ जाएगा। क्योंकि जब प्लेन क्रैश होता है दूर दूर गिरे होते हैं सभी लोग, तो बॉयज गैदर, सभी बॉयज एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ये कॉन्च की शक्ल है। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, मैं आपको डिटेल अभी बताऊंगा इसकी। बॉयज जब इकट्ठे हो जाते हैं तो चूंकि कॉन्च रेल्फ के पास है, इसीलिए रेल्फ को वो सभी मिलकर एक लीडर चूज कर लेते हैं, और ये मान लेते हैं ये कॉन्च जिसके पास रहेगा वही लीडर है। वहीं एक दूसरा बॉय भी रहता है जैक, वो एंग्री है कि रेल्फ को लीडर कैसे बना दिया गया, लेकिन मजबूरी में उसका साथ कोई और दे नहीं रहा है, तो उसे भी एक्सेप्ट करना पड़ता है रेल्फ को लीडर के रूप में। अब ध्यान दीजिएगा, रेल्फ चूंकि लीडर बन गया है तो वो कुछ रूल्स डिसाइड करता है। कहता है भाई यहाँ रहने के कुछ रूल्स हैं और हम कुछ उन रूल्स को फॉलो करेंगे ताकि यहाँ पर ऑर्डर बना रहे। और वो क्या रहता है, ध्यान दीजिएगा, वो 3 रूल्स सेट करता है। एक तो है, ये तो मैं आपके साथ, कॉन्च गिव्स द राइट टू स्पीक, जिसके पास कॉन्च है वही बोलेगा, वही इंस्ट्रक्शंस देगा। ए सिग्नल फायर इज लिट फॉर रेस्क्यू, वो सभी मिलकर एक सिग्नल फायर लिट करते हैं वहां पर, ताकि अगर कोई आसपास से प्लेन जा रहा हो समुद्र में या एयर में तो वो रेस्क्यू के लिए आ सके, वो रिकॉग्नाइज कर सके यहाँ पर कुछ लोग हैं जो फंस गए हैं। वो 3 रूल्स क्या थे जो बनाते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लें। रेल्फ ये 3 इंपॉर्टेंट गोल्स कह लीजिए, उसमें गोल्स वर्ड यूज हुआ है नॉवेल में, रूल्स बनाता है सभी के लिए जो बॉयज उस आइलैंड पर बचते हैं। कहते सबसे पहले तो दे शुड एंजॉय देमसेल्व्स, बोर नहीं होना है, एंजॉय करते रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मस्ती करनी है, हंसना है, खुश रहना है, ये सबसे पहली चीज जरूरी है। दूसरी चीज है दे मस्ट स्टे अलाइव, हमें जिंदा रहने की हर कोशिश करनी है। तीसरी चीज ये है, हमारे लिए एक रूल है कि हमें एक स्मोक सिग्नल देना है, और वो स्मोक हमारा हर समय जलना चाहिए। कुछ एक ग्रुप को एक जिम्मेदारी दे देता है कि ये स्मोक यहाँ पर लगातार होना चाहिए, ताकि अगर कोई शिप यहाँ पास से गुजर रही हो तो हमारे रेस्क्यू के लिए वो लोग आ सकें। और अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा अच्छे से, उनके पास फायर को बर्न करने के लिए कोई चीज नहीं होती। आग कैसे जलाएं, उनके पास कोई भी चीज नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि वो स्कूल के पढ़े लिखे यंग बॉयज हैं और साइंटिफिकली वो वेल लर्नेड है, तो वो अपने साइंस वाला ब्रेन लगाते हैं आग जलाने के लिए। उस स्मोक सिग्नल को देने के लिए रेल्फ, जो कि रेड हेयर्ड बॉय है, उसके जो हेयर हैं रेड कलर के हैं,
जैक रहता है वहाँ पर एक, जो कि बहुत शांत लड़का रहता है, थॉटफुल बॉय रहता है, सिमन को बुलाता है और ये सब मिलकर पिगी के ग्लासेस यूज करते हैं। ग्लासेस जो स्पेक्टिकल्स वो पहनता है, चूंकि बहुत ट्रॉपिक कंडीशंस हैं, बहुत गर्म है, तो उस ग्लासेस को होल्ड करते हैं ऐसे करके और सनलाइट उसमें पड़ती है, उसके बाद नीचे पत्तियां होती हैं इकट्ठी की हैं ड्राई उन्होंने, उस पर वो एक ही जगह पर पड़ती रहती है सन रे लगातार लगातार, और वो बर्न होकर वहां पर स्मोक क्रिएट हो जाता है और आग जल जाती है। ये साइंटिफिकली एक फैक्ट है, आप लोगों ने भी किया होगा अपनी लाइफ में, मैंने भी करके देखा है। तो इस तरीके से वो फायर बर्न करते हैं वहां पर। वो ग्लासेस जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नॉलेज को और साइंस को, क्योंकि ये नॉलेज और साइंस है जो उन्होंने सीखी है, यही उनको सर्वाइवल में हेल्प करती है। ये आप स्टार्टिंग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चूंकि मैंने बताया 12 चैप्टर्स में है ये कहानी डिवाइडेड, मैं आपको सारी कहानी सुनाऊंगा। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है द साउंड ऑफ द शेल। ये शेल वही कॉन्च है, पंडित जी वाला शंख जो उन्हें मिलता है, ये इसी के नाम पर ये चैप्टर का नाम रखा गया है द साउंड ऑफ द सेल। अब देखिएगा, चूंकि वॉर के समय में ये नॉवेल स्टार्ट होता है, एक प्लेन जो स्कूल बॉयज को ले जा रहा होता है वो शॉट डाउन हो जाता है और क्रैश कर जाता है एक ऐसे आइलैंड पर जहां कोई और नहीं रहता है, कोई भी बड़ा व्यक्ति वहां नहीं है और कोई भी नो, उनके साथ जो एडल्ट्स थे उनमें भी कोई सर्वाइव नहीं कर पाता है। तभी रेल्फ वहां पिगी से मिलता है एक लगून के पास में, जो कि एक छोटा सा कहा जाए लेक टाइप की या पूल टाइप का रहता है। वो पिगी को देखता है, पिगी से मिलता है। रेल्फ बहुत एक्साइटेड होता है अबाउट बीइंग फ्री, कि हम एकदम फ्री हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से जिएंगे। लेकिन पिगी बहुत चिंतित है, वो बहुत प्रैक्टिकल बॉय है। उन्हें एक कॉन्च मिलता है, कॉन्च शेल मिलती, वही शंख मिलता है। पिगी कहता है कि इसको हम अपने फ्रेंड्स को बुलाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। रेल्फ जो है उस कॉन्च को ब्लो करता है, उसमें फूंकता है, आवाज़ निकलती है, सभी बॉयज़ वहाँ बीच पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वो बॉयज़ सब तय करते हैं कि हमें एक लीडर की ज़रूरत है। रेल्फ को चीफ बना दिया जाता है। जैक गुस्सा रहता है, निराश रहता है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए उस ग्रुप में रेल्फ जैक को अपना लीडर मान लेता है। अब रेल्फ है, जैक है, साइमन है, ये उस आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है और ये महसूस करते हैं कि यहाँ कोई हमारे अलावा नहीं है, हम ही हैं बस यहाँ। तभी उन्हें एक छोटा सा पिग मिलता है, पिग का बच्चा। जैक उसको मार नहीं पाता है। ये चैप्टर हमें बताता है लीडरशिप स्किल्स के बारे में, कैसे ऑर्डर बनाए रखते हैं और कैसे सभ्यता का विकास होता है। कॉन्च जो है मिलता है उनके लिए, वो एक सिंबल है ऑर्डर बनाए रखने के लिए और अपना कंट्रोल दूसरों पर बनाए रखने के लिए। ये चैप्टर 1 की कहानी है। अब मैं चैप्टर 2 की बात करता हूं। चैप्टर 2 का नाम है फायर ऑन द माउंटेन। वही फायर जिसे मेंटेन करने के लिए कहा गया था लगातार, ताकि सिग्नल क्रिएट किया जा सके, स्मोक सिग्नल, ताकि कोई शिप वहां से गुजर रहा हो तो वो उनकी हेल्प के लिए, उनके रेस्क्यू के लिए आ सके। अब ध्यान दी, रेल्फ क्या कहता है कि बचाव के लिए मीटिंग करता है अपने फ्रेंड्स की सभी के और बताता है उनको, रूल्स बताता है कुछ। कहता है जो कॉन्च जिसके पास होगा वही बोलेगा, उसी को परमिशन है बोलने की। अब पिगी को एक चिंता रहती है कि यहां पर किसी को यह नहीं पता है कि जाना कहां है, क्या करना है, कहां रहना है और हम हैं कहां पर, हमारी लोकेशन क्या है। तो रेल्फ कहता है स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, और कहता है ये आइलैंड बुरा नहीं है। ए लिटिल वन टॉक्स अबाउट अ बीस्टी। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, ये जब इंग्लिश स्टाइल होता है बोलने का तो बिग वंस बड़े बच्चे, लिटिल वंस छोटे बच्चे, तो वो लिटिल वंस को ऐसे करके लिखा गया है। एक छोटा सा बच्चा एक बीस्टी के बारे में बात करता है, एक जंगली एनिमल के बारे में बात करता है। कहता है मैंने रात को एक जंगली जानवर देखा था, उसकी वजह से बच्चे सारे डर जाते हैं कि अरे जंगली जानवर था यहाँ पर तो हमारे लिए हार्म कर सकता है। अब रेल्फ क्या कहता है, रेल्फ कहता है उन्हें एक कंटिन्यूसली आग जलानी है, फायर मेंटेन करनी है माउंटेन के ऊपर, जहां से हम एक सिग्नल पास कर सकें जहाज़ों के लिए। जो बॉयज़ रहते हैं वो एक्साइटेडली बहुत कलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ वुड कलेक्ट करते हैं, लकड़ियाँ कलेक्ट करते हैं और एक आग जलाते हैं पिगी के ग्लास की हेल्प से, स्पेक्टिकल्स की हेल्प से।
फायर ग्रोज टू बिग, अब वो आग बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है फॉरेस्ट में, क्योंकि वो गर्मी का सीजन था, वहाँ लीव्स ब्रांचेस वो सब जलने लगती हैं। तभी पिगी नोटिस करता है एक छोटा सा बच्चा जो है, जिसके पास एक बर्थ मार्क, विद द बर्थ मार्क, वो बच्चा उनके बीच से गायब हो जाता है और वो बच्चा दोबारा दिखाई नहीं देता है उनके बीच में। तो वो जंगली जानवर वाली कहानी सब यकीन करने लगते हैं। ये चैप्टर हमें दिखाता है कि कैसे कैसे लॉस ऑफ कंट्रोल जब होता है, आप डिसिप्लिन से बाहर जाते हैं तो खतरा बढ़ जाता है, हमारे बीच अव्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं। इसमें जो फायर है, ध्यान दीजिएगा, इस नॉवेल में सिंबल्स का बहुत यूज किया गया है। ये सिंबॉलिक नॉवेल है, एलिगरी की तरह है बिल्कुल एकदम, जिसका रियल मीनिंग कुछ और होता है और एक बहुत वाइड मीनिंग होता है हमारी रियल लाइफ में। तो ये एलिगरी के तरीके से नॉवेल है। इसमें जो फायर है वो सिंबल है होप की और डिस्ट्रक्शन की भी, क्योंकि जब जंगल में वो बहुत वाइड रूप में फैल जाती है तो बहुत सारी चीज़ों को नष्ट कर देती है। लेकिन बॉयज़ के लिए वो स्मोक क्रिएट कर रही है फायर, और साथ में फायर से वो जो चीज़ें हैं उनको पका कर भी खा सकते हैं, फ्लैश वगैरह को, जैसा भी है। तो उनके लिए जिंदा रहने के लिए होप भी है, और स्मोक भी क्रिएट कर रही है, तो शायद कोई उनके रेस्क्यू के लिए आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3, हट्स ऑन द बीच। कैसे वो बीच पर वहाँ पर घर वगैरह बनाते हैं, छोटे शेल्टर्स बनाते हैं अपने रहने के लिए, इसके बारे में ये कहानी है। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कुछ दिन बीत जाते हैं और रैल्फ ये चाहता है कि वो सब लड़के मिलकर झोपड़ियाँ बनाएं, और साथ साथ में कुछ बॉयज़ ऐसे हैं वो उनकी मदद नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, और आग की देखभाल करें, जो आग उन्होंने जलाई है उस सिग्नल की देखभाल करें ताकि वो आग लगातार जलती रहे। और एक उनमें एक रेल फ्रस्ट्रेट हो जाता है ये सोचकर कि जैक जो है वो हंटिंग का शौकीन है। उसके ब्रेन में सिर्फ एक ही आइडिया आ रहा है कि पिग्स को कैसे हंट करना है, ना तो वो छोटे छोटे से शेल्टर्स बनाने में मदद कर रहा है, और ना ही वो जो फायर का सिग्नल है उसे मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। तो रेल फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, क्योंकि बॉयज जो हैं अब फोकस उनका बिगड़ता जा रहा है। अब उन्हें इस बात की चिंता है ही नहीं कि कोई उनके रेस्क्यू के लिए आए, उनका स्मोक फायर लगातार बना रहे। उनके बीच में टेंशन्स भी बढ़ने लगती हैं, रेल्फ जो लीडर है और जैक जो उसको लीडर मजबूरी में मानता है, उनके बीच में, क्योंकि वो उनके शौक, उनकी ज़रूरतें, उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स, उनकी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट अब अलग अलग हो गए। इसीलिए द बॉयज जो हैं वो टॉक अबाउट द बीस्ट, उस जानवर के बारे में, राक्षस के बारे में। यहाँ बीस्ट का मतलब राक्षस भी समझ लीजिए आप, जंगली जानवर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर राक्षस के तरीके से दिखाया गया है। उस राक्षस के बारे में बातें करते हैं और उससे डरते हैं, और अक्सर डर जाते हैं उसके बारे में बातें करके। साइमन जो रहता है वो छोटे बच्चों की हेल्प करता है, उनको फ्रूट्स वगैरह लेकर आता है। बहुत काइंड है साइमन, बहुत केयरिंग है सबके लिए। साइमन बाद में उसे एक बहुत शांत पीसफुल प्लेस मिल जाता है उस फॉरेस्ट में, जहाँ पर वो अकेले बैठना पसंद करता है। ये चैप्टर हमें बताता है कि अब उन बॉयज़ के बीच में दो ग्रुप बन जाते हैं, उनके बीच में संघर्ष आपसी बढ़ जाता है। एक तरफ सिविलाइजेशन और दूसरी तरफ अपने आप को रूल्स रेगुलेशन से अलग करना, दो तरीके ग्रुप बन जाते हैं। रेल्फ चाहता है कि सब कुछ ऑर्डर में रहे, जबकि जैक चाहता है वायलेंस, जंगली जानवरों का शिकार करना और इंस्टिंक्ट अपनी मर्जी के हिसाब से काम करना। अब नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 है पेंटेड फेसेस एंड लॉन्ग हेयर। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप लंबे समय तक वहाँ पर रहेंगे, कहीं पर भी जहाँ आपको ट्रिम करने के लिए, हेयर वगैरह के लिए, नेल्स वगैरह को ट्रिम करने के लिए आपके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है, तो लॉन्ग हेयर लाजमी है। आप डर्टी रहेंगे कंटिन्यूसली लंबे समय तक, अपने आप को नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे, आपके पास क्लोथ्स बहुत सारे नहीं होंगे चेंज करने के लिए, तो आपके फेसेस वाइल्ड लगने लगेंगे, डर्टी लगने लगेंगे। तो जो बॉयज़ रहते हैं वो डर्टी हो जाते हैं और उनका चेहरा दिखने में वाइल्ड लगता है। उनके हेयर वगैरह बहुत अनकेम्प्ड तरीके से हैं, उनके हेयर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, और उनके क्लोथिंग छोटे छोटे से कपड़े पहनते हैं वो। रोजर और मॉरिस जो हैं डेस्ट्रॉय सैंड कासल्स बिल्ड बाय लिटिल, छोटे छोटे बच्चों ने जो सैंड कासल्स, रेत के घर बनाए थे छोटे छोटे से, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्रूअल होते जाते हैं धीरे धीरे। रोजर जो है वो स्टोन्स फेंकता है एक बच्चे के ऊपर,
हालांकि उसे लगता नहीं है। ये दिखाता है कि उनके बीच में रूल्स रेगुलेशंस अब मिस होते जा रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं छोटी छोटी उन बॉयज़ के बीच में। इसके बाद में जैक अपना फेस पेंट कर लेता है, मिट्टी लगा लेता है चेहरे पर, ताकि जो पिग्स हैं जंगली जानवर वो उसे पहचान ना पाए। दिस मेक्स हिम फील फ्री फ्रॉम रूल्स। अब वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। रेल्फ देखता है कि एक शिप वहां से गुजर रहा है पास से ही, माउंटेन की तरफ भाग कर जाता है, लेकिन देखता है कि सिग्नल जो उन्होंने फायर का बर्न किया था वो गॉन आउट, आग बुझ गई है। इसीलिए वो शिप इजीली वहां से पास होकर चला जाता है। नोटिस ही नहीं कर पाते हैं वो शिप वाले कि इस आइलैंड पर कोई है। जेक जो है और उसके हंटर्स वाला ग्रुप जो है अब हंटिंग में बिलीव कर रहे हैं। अब वो फायर को मेंटेन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। रेल्फ को गुस्सा आता है बहुत, क्योंकि उन्हें उनके पास एक चांस था ये उस शिप के लोगों को नोटिस कराने का कि हम यहाँ पर फंस गए हैं और वो लोग रेस्क्यू के लिए आ सकते थे, लेकिन वो चांस मिस हो गया। तो जैक जो है अब पिगी को पिटाई करता है, थोड़ी सी पिगी को मारता है, क्योंकि जैक अनकंट्रोलेबल हो चुका था वहाँ पर, और ब्रेक्स वन लेंस ऑफ हिज ग्लासेस, उसके ग्लास का एक लेंस तोड़ देता है। अब वो बॉयज़ रहते हैं, पिग का मीट खाते हैं, क्योंकि वो पिग को हंट करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं। अब कोई किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं बचा है। ये चैप्टर दिखाता है कि कैसे बच्चे धीरे धीरे अब जंगली होते जा रहे थे, कैसे उनकी इनोसेंस जो पहले थी अब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। तो 4 चैप्टर्स आपने स्टडी कर लिए। अब चैप्टर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बीस्ट फ्रॉम वाटर, वही कहानियाँ जो चला करती थी कि वहाँ एक शैतान है, जंगली कोई शैतान है वहाँ पर। रेल्फ को महसूस होता है कि लीडरशिप का दबाव उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। वो लीडर है तो उसकी जिम्मेदारी है उस ग्रुप में डिसिप्लिन मेंटेन करने की। वो अपने ग्रुप को बुलाता है, कहता है सब लोग इकट्ठे हो एक जगह पर, ताकि हम फिर से कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस बना सकें और हमारे बीच में फिर से ऑर्डर स्थापित किया जा सके। वो एक प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाता है, कहता है हमारे पास घर का अभाव है, हमें शेल्टर्स चाहिए, हमारी कंडीशंस बहुत डर्टी हो गई हैं और हमारी फायर भी बुझ गई है। अब कुछ नए रूल्स बनाता है कि कैसे हमें अपने घर को मेंटेन रखना है, कैसे रहने को मेंटेन करना है और कैसे फायर सिग्नल को लगातार जलाना है ताकि फायर का सिग्नल बना रहे। ये रूल्स बनाता है। लेकिन वो बॉयज़ वहाँ पर रहते हैं, वो बीस्ट के बारे में फिर से बातें करने लगते हैं। वो छोटे से बच्चे कहते हैं कि वो बीस्ट जो है समुद्र में से निकल के आता है और वहीं चला जाता है। साइमन कहता है, ध्यान दीजिए, ही इज ए वेरी गुड बॉय साइमन, वो कहता है कि बीस्ट कहीं और नहीं, हम सबके अंदर है। लेकिन उसकी बात को कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता। जैक क्या कहता है कि नियम बनाना अब यूजलेस है, और वो रेल्फ की लीडरशिप को चैलेंज करता है, कहता है मैं तुमको लीडर नहीं मानता। अब ये मीटिंग केओस में, डिस्टर्बेंस में ख़त्म हो जाती है। सारे बॉयज़ वहाँ से भाग जाते हैं। रेल्फ को ऐसा महसूस होता है कि उसे लीडरशिप छोड़ देनी चाहिए और लोगों को कंट्रोल करना, अपने फ्रेंड्स का ग्रुप को कि हम कुछ नया रास्ता ढूंढें, मिलकर इसको आइडिया को छोड़ देना चाहिए। लेकिन पिगी और साइमन ये दोनों उसकी हेल्प करते हैं और कहते हैं नहीं, डोंट लूज होप, डोंट लूज करेज, हिम्मत नहीं हारनी। तो ये चैप्टर बताता है कि कैसे कैसे उनके बीच में जो ऑर्डर डिसिप्लिन था धीरे धीरे वीक होता जा रहा था। अब द ग्रोइंग पावर ऑफ फियर, उनके बीच में डर बढ़ता जा रहा था उस जंगली शैतान की वजह से, जो बच्चा बताता है कि समुद्र में आता है और वहीं पर चला जाता है। चैप्टर 6 बीस्ट फ्रॉम एयर, अब ये दूसरी कहानी है कि वो एयर में से आता है। रात के दौरान एक डेड पायलट, जिसके पास जो एक पैराशूट की मदद से उस माउंटेन पर गिरता है आकर, वो उसकी डेड बॉडी मिलती है इन लोगों के लिए। हवाएं जो हैं उनकी वजह से वो बॉडी जो है थोड़ी सी मूव हो जाती है, खिसक जाती है वहां से और नीचे की तरफ लुढ़क जाती है। सैमरिक ये एक करेक्टर हैं, सैम, हु आर वॉचिंग द फायर, जिसकी जिम्मेदारी थी फायर को मेंटेन रखना, वो उस फिगर को देखता है, उसी डेड बॉडी को, पायलट की, और उसे ये लगता है कि आसमान से शैतान गिरा है। ये उसी राक्षस की
राक्षस की डेड बॉडी है, वो राक्षस गिरा है। वो वहां से बहुत डर के भागता है, जोर जोर से दूसरों को बताता है कि आसमान से राक्षस नीचे कूदा है, ऐसा बताता है। सभी के बीच में एक डर व्याप्त हो जाता है। जैक जो है उस राक्षस का शिकार करना चाहता है और ट्राइज टू टेक कंट्रोल, अपने उस ग्रुप का लीडर बनना चाहता है। रेल्फ उसे याद दिलाता है सारे बॉयज को वहां पर कि हमें रेस्क्यू की तरफ ध्यान देना है और हमें इस ग्रुप के ऊपर कंट्रोल बनाए रखना है। सारे बॉयज जाते हैं आइलैंड पर खोजने के लिए। पिगी उस छोटे से बच्चे के साथ रह जाता है वहां पर। दे स्टॉप एट ए कासल, कासल रॉक के पास पहुंचते हैं और वहां पर मस्ती करने लगते हैं रोलिंग स्टोन्स के साथ में। लेकिन रेल्फ जो है उन सब से कहता है कि उन्हें अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये चैप्टर बताता है कि कैसे उनके बीच में डर बढ़ता जाता है सबके बीच में, और कैसे जैक पावर गेन करना चाहता है उस ग्रुप में, और हाउ द बीस्ट बिकम्स मोर रियल टू द बॉयज। अब वो बीस्ट जो था, वो शैतान, अब धीरे धीरे उन सबको एक रियलिटी लगने लगा था। चैप्टर 7 शैडोज एंड टॉल ट्रीज। अब ये चीजें भी उन्हें डराने लगी थी। बॉयज जो है वो कंटिन्यू रखते हैं क्लाइंबिंग, पेड़ों पर चढ़ना, उस माउंटेन्स पर चढ़ना, ताकि वहां फायर को मेंटेन किया जा सके। रेल्फ को ऐसा लगता है, अपने घर के बारे में सोचता है वो, और उसे कई बार होपलेस फील होता है कि शायद हमें कोई बचाने अब नहीं आएगा। साइमन कंफर्ट उसे आराम देता है, कहता है परेशान ना हो, और कहता है एक दिन हम सब घर जाएंगे लौट कर। तभी एक वुअर अपीयर्स, जंगली जानवर वहां आता है और रेल्फ घायल हो जाता है। ही फील्स प्राउड एंड एक्साइटेड, उसे थोड़ा प्राउड फील होता है कि मैं उससे लड़ाई की और मैं सबको बचा लिया। जो बॉयज रहते हैं अब वो वायलेंट हो जाते हैं, पिग हंटिंग में बिलीव करते हैं, डांस करते हैं, और रॉबर्ट एक बॉय रहता है उसको हर्ट कर देते हैं। जो ग्रुप में होता है वो रॉबर्ट कहता है मैं पिग बन के आऊँगा, और इस तरीके से मस्ती कर रहे होते हैं वहाँ पर, और वो रॉबर्ट जो है हर्ट हो जाता है, उसे चोट लग जाती है बहुत ज़्यादा, जो पिग का रोल प्ले कर रहा होता है। तभी जैक ये सजेस्ट करता है कि नेक्स्ट टाइम हम जो लिटिल वंस है उसको यूज़ करेंगे। ये उसकी क्रुएलिटी दिखाती कि नेक्स्ट टाइम इसको हम शिकार बनवा देंगे। साइमन गोज बैक, साइमन वापस जाता है, पिगी को बताता है जाके कि हम देखो यहाँ पर हैं। रेल्फ, जैक एंड रोजर ये सब पहाड़ पर चढ़कर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर वो पायलट डेड वाला पड़ा हुआ है जिसे लोग शैतान समझ रहे थे। उन्हें ऐसा लगता है कि ये वही बीस्ट है और वहाँ से भाग जाते हैं डर में। तो ये चैप्टर दिखाता है कि कैसे वायलेंस जो है उन बॉयज़ में बढ़ता जा रहा था और कैसे फियर जो है वो उनके लिए कंट्रोल कर रहा था धीरे धीरे। चैप्टर नंबर 8 की बात करें हम तो ध्यान दीजिए, इस चैप्टर 8 का टाइटल है गिफ्ट्स फॉर द डार्कनेस। इस गिफ्ट्स फॉर द डार्कनेस इस चैप्टर में जो जैक है वो रेल्फ के खिलाफ विद्रोह कर देता है, क्योंकि जैक एकदम पसंद नहीं करता था कि रेल्फ की लीडरशिप बनी रहे। तो वो विद्रोह कर देता है और अपना ग्रुप अलग बना लेता है और उसका चीफ बन जाता है। अधिकतर लड़के जो रहते हैं वो जैक के साथ चले जाते हैं कि उन्हें मस्ती करना, घूमना, हंटिंग करना ये पसंद होता है। तो सारे बॉयज सीक्रेटली अधिकतर उसके पास चले जाते हैं। जैक और उसके लोग एक फीमेल पिग रहती है उसको मारते हैं, उसका सिर काटकर एक लकड़ी के ऊपर टांग देते हैं और कहते हैं राक्षस के लिए ये भेंट है। ये उनकी क्रुएलिटी को शो करता है। कहते हैं राक्षस के लिए ये एक भेंट है, ऐसा कहते हैं। साइमन जो रहता है उनके बीच में, वो उस सुअर के सिर से को इमेजिन करता है और कहता है कि असली राक्षस लड़कों के अंदर है, ऐसा वो बताता है सभी के अंदर। और इसके बाद में ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। अब वो ये दिखाता है कि कैसे उन बच्चों के बीच में, उन बॉयज़ के बीच में अब ये जंगलीपन टोटली प्रिवेल कर गया था और कैसे अब जैक की पावर जो थी वो उनके बीच में बढ़ती जा रही थी। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, अ व्यू टू डेथ, चैप्टर 9 जो है, इसमें साइमन जो है वो पहाड़ पर चढ़कर जाता है और देखता है कि राक्षस जिसके लिए बॉयज सब राक्षस कह रहे थे वो वास्तव में एक डेड पायलट है।
वो बॉडी को वहाँ से फ्री करता है, वो फंस गई थी बॉडी एक उसमें, और दूसरों को बताने जाता है कि जो आप राक्षस समझकर डर रहे थे वो वास्तव में एक पायलट है जो डेड मरा हुआ है। उसी बीच में रेल्फ और पिगी जो रहते हैं वो जैक्स की जो दावत चल रही होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी मीट की ज़रूरत थी खाना खाने की। तभी वहाँ एक तूफान आ जाता है और बॉयज सभी लोग डांस करते हैं वाइल्डली और गाना गाते हैं। साइमन भी उस सर्कल में पहुँच जाता है क्रॉल करके, लेकिन बॉयज जो है वो मिस्टेक से समझ जाते हैं, जब वो क्रॉल करके जा रहा होता है तूफान में तो उसी को बीस्ट समझ लेते हैं। वो समझ लेते हैं कि यही वो राक्षस है, और पागलपन में वो उसे बीट करते हैं और साइमन को मार देते हैं, उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं। ये चैप्टर दिखाता है कि अब उनके बीच में इनोसेंस एकदम खो गई थी, अब वो मॉब में बदल गए थे, डिसिप्लिन्ड बॉयज़ में बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये अब्यू ऑफ डेथ है जो उन्होंने मौत का दृश्य देखा, साइमन को मार दिया। चैप्टर 10 की बात करें हम तो अब रेल्फ, पिगी और सैमनरिक, इनको थोड़ा सा गिल्टी फील होता है कि साइमन को उन्होंने मार दिया था, लेकिन जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। जैक बताता है अपने ग्रुप को, अब वो ट्राइब में कन्वर्ट हो गए हैं, जो जैक का ग्रुप रहता है, कि वो जो राक्षस था वो अभी जीवित है और वो उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। वो अब तानाशाह बन गया है और पनिशेस डिसओबीडियंस, जो उसकी बात को नहीं मानेगा उसे वो पनिश करेगा। उस नाइट में क्या रहता है कि जैक और उसके साथी रेल्फ के ग्रुप को अटैक कर देते हैं और पिगी के ग्लासेस को चुरा लेते हैं वहाँ से। बिना ग्लासेस के रेल्फ अब फायर कैसे जलाएगा, कैसे स्मोक मेंटेन करेगा। तो ये चैप्टर दिखाता है कि अब कैसे कैसे धीरे धीरे कोलैप्स हो गया है उनके बीच में रूल्स का, रेगुलेशंस का, और बुद्धि विवेक भी उनका खो गया है। द सेल एंड द ग्लासेस, ये चैप्टर हम स्टडी कर चुके हैं। चैप्टर 11 की बात करें हम, कासल रॉक ये चैप्टर का नाम है। पिगी इज नियरली ब्लाइंड विदाउट हिज ग्लासेस, पिगी जो है वो अपने ग्लासेस के बिना अब देख नहीं पाता है। रेल्फ डिसाइड करता है कि वो जैक का सामना करेगा शांतिपूर्वक। कासल रॉक के पास वो सभी जाते हैं। जो जैक का ग्रुप है वो सब मिट्टी उट्टी लगाए हुए हैं, अपने हाथों में आर्म्स वगैरह लिए हुए हैं, डंडे और ये सब चीज़ें। रेल्फ डिमांड करता है वहाँ पर कि मुझे पिगी के ग्लासेस वापस दे दो। जैक रेल्फ के ऊपर अटैक कर देता है और जो सैमरिक है, रेल्फ और सैमरिक जो है उसे पकड़ लिया जाता है। रोजर एक बहुत बड़ी रॉक को पुश करता है जिससे पिगी दब जाता है और पिगी की डेथ हो जाती है। जो कॉन्च रहता है वो टूट जाता है। इसका सिंबल है कि अब उनके बीच में सारे रूल्स रेगुलेशंस ख़त्म हो गए थे, सारे नियम ख़त्म हो गए थे। रेल्फ जो है वो उसको भी मार दिया जाता है, और जब शिकार करते हैं उसका पीछा करते हैं रेल्फ का ये सारे लोग मारने के लिए उसे, तो वो भागकर जंगल में छिप जाता है। ये चैप्टर दिखाता है कि कैसे अब उनके बीच में टोटल सेवेजरी, वाइल्डनेस और अनकंट्रोल्ड बिहेवियर उन सबको काबू कर चुका था। ये लास्ट चैप्टर है इस नॉवेल का, क्राई ऑफ द हंटर्स। रेल्फ जो है वो हाइड कर लेता है, हाइड हो जाता है, छिप जाता है, और उसे ये पता लगता है कि जैक की जो ट्राइब ग्रुप है वो प्लान कर रही है उसे मारने की। ऐसा रेल्फ को पता लग जाता है कि जैक का ग्रुप अब उसे मारने वाला है। अगले दिन बॉयज जो हैं वो रेल्फ को हंट करते हैं, उसका पीछा करते हैं, एक एनिमल का जैसे पीछा किया जाता है, और फॉरेस्ट में आग लगा देते हैं। रेल्फ भागता है इधर उधर और बीच पर जाकर कोलैप्स गिर जाता है। वहीं पर एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जो है आता है और देखता है उस फायर सिग्नल को और समझ जाता है कि उन बच्चे यहाँ पर फंस गए हैं, इनको बचाता है, उन बॉयज़ को रेस्क्यू कर लेता है। वो ऑफिसर बहुत शॉक्ड है उन बच्चों का बिहेवियर देखकर। रेल्फ क्राइज, रोता है बहुत ज़ोर से, क्योंकि अब वो सब जंगली जानवरों में कन्वर्ट हो गए हैं, अब वो जंगली हो गए हैं, रूल्स रेगुलेशंस उनके बीच में ख़त्म हो गए थे। ह्यूमन हार्ट, उनके हार्ट में जो इनोसेंस वगैरह थी वो सब खत्म हो गई है। पिगी जो उनका फ्रेंड था उसकी डेथ हो गई है, और नॉवेल इस तरीके से एंड हो जाता है
उन बॉयज़ को रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन उनके बीच में बहुत दुख प्रिवेल कर रहा है। अब हम इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। 1 जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, सेंट्रल कैरेक्टर्स इस स्टोरी में, उनमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो है रेल्फ और जो एंटेगनिस्ट है वो है जैक। तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में आप समझ गए होंगे कि रेल्फ प्रोटैगनिस्ट है और जैक एंटागोनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है सेंट्रल कैरेक्टर, स्टोरी जिसके चारों ओर घूमती है, स्टोरी उसी के बारे में होती है, उसे प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है। और जो कैरेक्टर उस प्रोटैगनिस्ट को अपोज करता है उसे एंटागोनिस्ट कहा जाता है। तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये नॉवेल आपने देखा होगा, ये एक एलिगरी है। इसका एक प्लेन और सिंपल सा मीनिंग है, साथ ही में एक बहुत वाइड मीनिंग है रियल लाइफ में, इसीलिए इसे एलिगरी कहा गया है। इस एलिगरी का मतलब होता है कि कोई ऐसी कहानी, जो एक कहानी है बॉयज की आइलैंड पर, ये कहानी सिंबलाइज करती है कुछ बहुत बड़ा रियल लाइफ में, इसीलिए एलिगरी है। जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं इस नॉवेल में, उनके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं इस स्टोरी में भी, और वो रोल्स एक बहुत वाइडर थीम को रिप्रेजेंट करते हैं रियल वर्ल्ड में, इसीलिए ये एलिगरी है। रेल्फ की बात करें हम, जो मेन कैरेक्टर रहता है, सेंट्रल कैरेक्टर, जिसे लीडर वो लोग चूज करते हैं, जो ऑर्डर और सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और रूल्स में बिलीव करता है, उसे पूरी उम्मीद रहती है कि उसे रेस्क्यू करने के लिए कोई ना कोई आएगा। रेल्फ जो कि लीडर रहता है बॉयज का, उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और डेमोक्रेसी ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है रेल्फ। दूसरा कैरेक्टर है जैक, जो कि एंटागोनिस्ट रहता है, वो रेल्फ को अपोज करता है। उसे पावर पसंद है, कंट्रोल पसंद है, खुद लीडर बनना चाहता है, वो नियमों में बिलीव नहीं करता, उसे वाइल्डनेस पसंद है, लाइफ में वायलेंस पसंद है, और वो चाहता है लोगों को डराया जाए ताकि वो उसके पास भागें और वो उनके ऊपर डोमिनेट कर सके, कंट्रोल कर सके। तो वो सेवेजरी और वायलेंस को प्रीफर करता है, उसको सिंबलाइज करता है, और वो डिक्टेटर बनना चाहता है। पावर हंग्री पर्सन है, वो ब्रूटल है बहुत और पावर हंग्री है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पिगी। पिगी इंटेलिजेंट है, लॉजिकल बात करता है, उसी के पास वो ग्लासेस वगैरह रहते हैं, वो अपने रीज़न का यूज़ करता है, हमेशा साइंस का यूज़ करता है, उसी के ग्लासेस से वो फायर बर्न की जाती है। और उसका कैरेक्टर विजडम को रिप्रेजेंट करता है, रेशनल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। उसे बहुत परेशान करते हैं सब, इग्नोर करते हैं उसके लिए, पिगी के लिए सब मजाक बनाते हैं वहाँ जितने बच्चे रहते हैं। इसका कैरेक्टर सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है और रीजन लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। साइमन जो कैरेक्टर है, जिसको मार दिया जाता है वहाँ पर, जो कहता है कि बुराइयाँ हर इंसान के अंदर होती हैं, वो बहुत काइंड है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। वो सच्चाई को समझता है कि वो जानवर, शैतान जो है वो किसी बाहर से नहीं आता, वो हम सबके अंदर ही है। वो गुडनेस को रिप्रेजेंट करता है, अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है और नैतिकता को रिप्रेजेंट करता है साइमन। वो प्रॉफिट के रूप में है, उसे पता है आगे क्या होने वाला है। वो एक विजनरी पर्सन है, एक प्रॉफिट है और गहराई से चीज़ों को देखता है, उसे सच पता है, सच क्या है। वो कहता है जो 20 शैतान है वो वास्तव में बॉयज़ के अंदर है, लेकिन बच्चे समझते नहीं हैं उसकी बात को और शिकार हो जाता है वो उन सभी का। रोजर स्टार्टिंग में ये बहुत शांत प्रिय लड़का रहता है, बाद में क्रूअल हो जाता है, जैक के ग्रुप में शामिल हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। ये प्योर ईविल को रिप्रेजेंट करता है, वो वायलेंट हो जाता है, ब्रूटल हो जाता है और दूसरे बच्चों को परेशान करना, उनको परेशान करना उसमें बिलीव करता है। वो जैक का राइट हैंड बन जाता है और ही सिंबलाइजेस ईविल एंड सेवेजरी। अब ये सैम और एरिक कैरेक्टर हैं, सैम और एरिक, सैमरिक करके एक जगह पे लिखा जाता था, ये जुड़वा रहते हैं इसीलिए सैमरिक करके लिखा जाता है पूरे नॉवेल में इनके लिए।
ठीक है, सैम और एरिक, ये दो रहते हैं, ट्विंस रहते हैं ये दोनों। और नॉवेल में हर जगह सैमरिक लिखा है, अर्थात वो दोनों एक साथ जो काम कर रहे हैं उनके लिए नाम भी एक साथ ही लिखा जाता है, सैमरिक। तो सैम एंड एरिक ये ट्विंस हैं, ये रेल्फ के लिए शुरू में लॉयल रहते हैं, बाद में जैक का ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं इसमें, जैसे सैम एंड एरिक, ये माइनर कैरेक्टर हैं सैमरिक। ये सिंबलाइज करते हैं ऐसे पीपल के लिए जो प्रेशर में किसी के भी ग्रुप में चले जाते हैं। वहाँ बिग वंस, कुछ बिगर बॉयज़ भी हैं जो 11 और 12 ईयर्स के हैं। वो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो लीडर के साथ रहते हैं, जो उन्हें पावर और मटेरियल थिंग्स देगा, पैसा देगा, रुपया पैसा देगा, पावर देगा, उसके साथ वो चले जाते हैं, उसके साथ रहते हैं। कुछ लिटिल वंस, छोटे बच्चे भी हैं, स्मॉल बॉयज़, जो 5 और 6 ईयर्स के आसपास के हैं। ये ऑर्डिनरी लोगों की तरह हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है और ये लोग परेशान रहते हैं। इन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अब थीम की बात करें इस नॉवेल की, तो थीम है गुड और ईविल। एक तरफ अच्छाई है, एक तरफ बुराई है। बुराई हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन अगर हम रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम अपनी ईविल पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो आइलैंड है जिसमें बॉयज़ रहते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल रहता है। लोग वहाँ पर हैं ही नहीं तो अनस्पॉइल्ड है, उनके द्वारा खूबसूरत रहता है। परफेक्ट प्लेस टू लिव है, बिल्कुल ईडन गार्डन की तरह जैसे बाइबल में जिक्र किया गया है। और ये बताता है कि वो बच्चे जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो ईविल्स, बुराइयाँ लेकर जाते हैं उस आइलैंड पर, उसे बर्बाद कर देते हैं, वहाँ आग लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। इसमें नॉवेल में संघर्ष दिखाया गया है अच्छाई का और बुराई का इस नॉवेल में, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग हैबिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। साइमन जो है वो गुड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि रोजर जो है वो बुराई को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही जैक और रेल्फ हैं, रेल्फ गुड को रिप्रेजेंट करता है तो जैक ईविल को रिप्रेजेंट करता है। गुडनेस जो है इज रिलेटेड टू फ्रेंडशिप, एक दूसरे की मदद करना, दोस्ती करना, इसको रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि इस नॉवेल में सिविलाइजेशन एक तरफ है, एक तरफ डेमोक्रेसी है जहां वैल्यूज को लोग वरीयता देते हैं, एक दूसरे डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ करप्शन है, जंगलीपन है, रूल्स को फॉलो नहीं करना है, वायलेंस है, क्रूएलिटी है, बुराइयां हैं, ऐसी चीजें रहती हैं जो जैक के ग्रुप में रहती हैं। तो ये एक द्वंद्व है इस नॉवेल में सिविलाइजेशन और सैवेजरी के बीच में। सिविलाइजेशन नीड्स लॉज, सिविलाइजेशन की जरूरी है कि आप लॉ को फॉलो करें, आपके कुछ लीडर्स हों जो ज़रूरत के समय आपको हेल्प करें, रास्ता दिखाएं। और जो सैवेजरी, जंगलीपन है, अनकंट्रोलेबल एटीट्यूड जो है, जब ऐसा हो जाता है तब कंट्रोल खो जाता है, कोई रूल्स रेगुलेशंस वहां नहीं होते हैं। लीडरशिप, रेल्फ जो है अपने ग्रुप को लीड करता है, बहुत ऑनेस्टी के साथ लीड करता है, जबकि जैक जो है वो इस फियर को स्प्रेड करता है अपने ग्रुप के बीच में ताकि वो रूल कर सके, सारे डर की वजह से उसके कंट्रोल में आ जाएं। तो दो तरीके की लीडरशिप यहाँ दिखाई गई है और ये स्ट्रगल है डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच में। रेल्फ बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, केयरिंग लीडर है जो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, जबकि जैक जो है एक डिक्टेटर है, वो इंचार्ज बनना चाहता है और ताकि दूसरों को ऑर्डर दे सके कि उन्हें क्या करना है। उसे पावर बहुत पसंद है दूसरे लड़कों के ऊपर। लॉस ऑफ इनोसेंस, ये भी थीम है इस नॉवेल की। स्टार्टिंग में सारे बॉयज़ इनोसेंट चिल्ड्रन होते हैं, लेकिन जब वो नॉवेल ख़त्म होता है तो वायलेंट जंगली बच्चों में कन्वर्ट हो चुके होते हैं वो। इनोसेंस का मतलब है गुडनेस, लेकिन जब नॉवेल ख़त्म होता है तो वो ईविल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनके सारे नॉवेल क्वालिटीज़ करप्ट हो चुकी होती हैं। जो जैक रहता है उसकी इनोसेंस करप्टेड हो जाती है, अब वो बहुत वायलेंट और क्रूअल हो जाता है, लीडर बन जाता है ग्रुप का। एब्यूज़, ये पावर का एब्यूज़ है कि वो बच्चों को पनिश करता है जो उनको फॉलो नहीं करते हैं और ज़बरदस्ती लोगों को अपने ग्रुप में मिला लेता है। पावर एंड फियर, जब लोगों में डर फैला हो तो वो इजीली दूसरों के कंट्रोल में, दूसरों के शरण में चले जाते हैं। और जैक इसी फियर को यूज़ करता है कि यहाँ एक राक्षस है, तो सारे बच्चे उसके पास भाग जाते हैं कि यह हमें सेव कर सकता है। सिंबल्स की बात कर लेते हैं इस नॉवेल में, क्योंकि ये एलिगरी है
तो सिंबल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, जो कौन सेल उन्हें मिलता है स्टार्टिंग में, ये सिंबल है डेमोक्रेसी का और ऑर्डर का। जब ये कौन सेल टूट जाता है तो उनके बीच में ऑर्डर खत्म हो जाता है, सब जंगली हो जाते हैं। कौन सेल मैंने बताया वो पंडित जी का शंख जो जैसा भी है वैसी तरीके से होता है। जो सिग्नल है फायर का, ये किस चीज़ का सिंबल है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ होप एंड रेस्क्यू। क्योंकि ये फायर सिग्नल फायर जब होता रहेगा तो शायद उन्हें बचाने के लिए कोई ना कोई आएगा, उनकी उम्मीद कायम रहेगी। लेकिन जब वो आग बुझ जाती है तो उनकी ये उम्मीद समाप्त हो जाती है। पिगी के ग्लासेस जो हैं वो सिंबल है नॉलेज का और साइंस का। उन्हीं का यूज किया जाता है फायर को मेंटेन करने, फायर को जलाने के लिए। और ये सिंबल है इंटेलिजेंस का, विजडम का और साइंस का। बीस्ट जो राक्षस रहता है, चाहे जंगली जानवर राक्षस, ये हमारे अंदर ही होता है, उसी को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं। ये जो बीस्ट सिंबल है ये दिखाता है स्टोरी में कि जैसे वो स्नेक थिंग आप समझ गए होंगे कि जैसे सटन जाता है और वो सारी बुराई वहाँ ईडन गार्डन में फैला देता है, ईव को इन्फ्लुएंस कर देता है। बिल्कुल उसी तरीके से वही कहानी यहाँ पर दी हुई है कि वैसे ही ये राक्षस रहती है ये बुराई, और ये सभी में जब स्प्रेड हो जाती है और सब कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं, वो जो इनोसेंट स्टूडेंट्स थे वो सारे वाइल्ड स्टूडेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स तो है नहीं, वाइल्ड बॉयज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो बीस्ट है टर्म, ये फियर को सिंबलाइज करता है, बुराइयों को सिंबलाइज करता है जो इंसान के अंदर होती हैं। वो पिग, जिसके हेड पिग को मारकर उसका हेड वो एक ऊपर बाम्बू में टांग देते हैं और कहते हैं ये उस बीस्ट के लिए हमारी तरफ से एक गिफ्ट है। तो ये बिग पिग का जो हेड है, एक बील्ज़बब जो कैरेक्टर है जो मैंने बताया था बाइबल से लिया गया है, जो हेब्रू में लिखी गई है, और उसी के नाम पर लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये रखा गया है इसका नाम। इसी बील्ज़बब का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। चैप्टर 8 में जो पिग का हेड है वो रिप्रेजेंट करता है सारे बच्चों के डर को, और जो आइलैंड है वो सिंबलाइज करता है पैराडाइज को, कि बच्चों के पहुंचने से पहले वो वास्तव में एक पैराडाइज था। लेकिन ये बच्चे जो थे बील्ज़बब की तरह, ध्यान दीजिएगा, बील्ज़बब सटन की तरह वहाँ पहुँचे सारे, और जाकर उस आइलैंड को बर्बाद कर दिया, मृत्युलोक में कन्वर्ट कर दिया, अर्थ में कन्वर्ट कर दिया उस पैराडाइज को। ये एलिगरी है नॉवेल, इसका एक डीपर मॉरल मीनिंग है, डेमोक्रेसी अच्छाइयों सबसे जुड़ा हुआ। ये एक फिलोसॉफिकल फिक्शन भी है कि बच्चे रियल लाइफ में वास्तव में कैसे होते हैं, उन्हें मौका मिले, जहाँ लॉज वगैरह ना हो, रूल्स ना हो, वहाँ कैसे इनडिसिप्लिन फैल जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो कैरेक्टर्स जो हैं यहाँ पर वो रियलिस्टिक आपको लगते हैं। इसी पर्पज़ के लिए उन्होंने ये नॉवेल लिखा था, ताकि वो दिखा सकें बच्चे वास्तव में कैसे होते हैं। नॉवेल का मैसेज है कि ह्यूमंस जो हैं वो नेचुरली गुड नहीं होते हैं, उनके अंदर बुराइयां भी होती हैं। सोसाइटी को रूल्स की ज़रूरत होती है, डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, तभी वो विकास कर पाती है, तभी वो डेवलप कर पाती है सोसाइटी, तभी वो सिविलाइज्ड रह पाती है। वॉर और वायलेंस जो हैं वो सबसे पहले हमारे ब्रेन में स्टार्ट होते हैं, फिर बाहर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं। और सिविलाइजेशन जो है वो बहुत फ्रेजाइल है, इसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। हम जरा से रूल्स को फॉलो करना छोड़ दें तो हमारी सिविलाइजेशन ख़त्म होने लगेगी। अब ये कंक्लूज़न है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक बहुत पावरफुल नॉवेल है। ये हमारे ह्यूमन नेचर को ही दिखाता है और बताता है कि इसको बहुत डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप कंट्रोल के बाहर हो जाएंगे, आपकी सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। ये नॉवेल दिखाता है कि कितनी जल्दी हमारा ऑर्डर, जो व्यवस्थाएं हैं वो कोलैप्स, नष्ट हो सकती हैं अगर हम डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करना छोड़ दें तो। और ये स्टोरी आज भी आप पढ़ते हैं तो एकदम रेलिवेंट लगती है आपको। 1954 में पब्लिश होने के बाद आज 2025 के एंड में आप कहें तो ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हाँ, अगर ऐसी ही परिस्थितियों में लोग रहें, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो ना करें, तो हम जंगली होने में हमें बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। सो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा ये सारी बातें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।